हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भौतिक विज्ञान के दूसरे पार्ट को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है किससे? तो याद रखेंगे सिलियरी मांसपेशियों के शिथिलन संकुचन से। अगला प्रश्न है, लेंस की शक्ति मापी जाती है किसमें मापी जाती? डायोप्टर में। अगला प्रश्न है, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, धूप के चश्मे की फोकस होती है कितनी होती है? तो 0 डायोप्टर। आगे है, निम्नलिखित में से कैमरे के द्वारक और कपाट गति का जो संयोग अधिकतम उद्भाषण होने देगा वह है? तो इसका उत्तर है F-22 या फिर 1/60। अगला प्रश्न है, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो वह है फिल्म से। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है? तो इसका उत्तर है दृष्टिपटल अर्थात रेटिना पर। अगला प्रश्न है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। अगला प्रश्न है, एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। ये रंग कौन कौन से हैं? तो ये रंग है लाल, हरा तथा नीला। अगला प्रश्न है, जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग होगा कैसा रंग होगा? तो प्रकाश का रंग सफ़ेद होगा। अगला प्रश्न है, काला, हरा, लाल तथा नीला में से प्राथमिक रंग नहीं है कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर है काला जो है प्राथमिक रंग नहीं है। अगला प्रश्न है, 3 मूल रंग कौन कौन से हैं? तो 3 मूल रंग है नीला, हरा और लाल। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है? तो आप सभी लोग जानते होंगे सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या 7 होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित रंगों के संदर्भ में हरा, भूरा, लाल तथा नीला रंगों में से विषम है? तो इसका उत्तर है भूरा रंग जो है प्राथमिक रंग नहीं है, बाकी तीनों जो है प्राथमिक रंग के अंतर्गत आते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कई घटनाओं पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से दृष्टिभ्रम है कौन सा? तो इसका सही उत्तर है 1, 2 और 4 अर्थात गोधूलि से सूर्य का आमाप, दूसरा उषा काल में सूर्य का रंग और तीसरा आकाश में तारों का टिमटिमाना। अगला प्रश्न है, इसमें आपको कथन और कारण दिए गए हैं। कथन में आपको बतलाया गया है, कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। वही कारण आर है, कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। तो इसका सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अब अगला प्रश्न है, इसमें भी आपको कथन और कारण दिए गए हैं। कथन ए में कहा गया है, अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसा सुझाया जाता है राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। वहीं कारण आर में बतलाया गया है, एसपी की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोनों ए और आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अब अगला प्रश्न है, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी से। इसका पहला प्रश्न है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है किसमें? तो गैस एवं द्रव में। अगला प्रश्न है, 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है क्यों? तो इसका कारण है
वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है? अगला प्रश्न है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि? तो इसका कारण है भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तक तापक्रम तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊष्मा है? तो इसका उत्तर है 720 कैलोरी। अगला प्रश्न है, सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? तो इसका उत्तर है 40 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, वह बिंदु जिस पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? तो इसका उत्तर है 160 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है? तो इसका उत्तर है 36.9 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है? तो इसका उत्तर है 110 केल्विन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम कितना होगा? तो इसका उत्तर है 36.89 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा? तो इसका उत्तर है 36.9 डिग्री। अगला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा? तो 93.3 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? तो इसका उत्तर है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होगा कितना? तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड C तथा फ़ारेनहाइट F हो तो C तथा F का संबंध F = 9/5C + 32 हो तो F तथा C का संबंध होगा? तो इसका सही उत्तर है F = 9/5C + 32। अगला प्रश्न है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि? तो इसका कारण है अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। अगला प्रश्न है, स्वचालित इंजनों हेतु हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो इसका उत्तर है एथिलीन ग्लाइकॉल। अगला प्रश्न है, परम शून्य ताप क्या है? तो इसका उत्तर है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप, अर्थात 0 केल्विन या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, गर्म करने से विस्तारण होगा, अर्थात पदार्थ का घनत्व घटा देता है। अगला प्रश्न है, जब बर्फ पिघलती है तब क्या होगा? आयतन घटता है। अगला प्रश्न है, समय की दृष्टि से दो द्रव्यों P और Q के ताप का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतार चढ़ाव नीचे के आरेख में दिखाया गया है। तो सही कथन क्या है? तो इसका सही कथन है, Q का ताप P की तुलना में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी से होगा। अब अगला प्रश्न है, थर्मोस्टेट संबंधित है? तो इसका उत्तर है तापक्रम से। अगला प्रश्न है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो इसका उत्तर है तापमान को स्थिर रखना। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो यह है एक समान तापमान को बनाए रखना। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? तो इसका उत्तर है 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि? तो इसका कारण है फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। अगला प्रश्न है, कथन ए, बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है, वहीं कारण आर है बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। तो इसका सही कथन है ए तथा आर दोनों सही है तथा
ए का सही व्याख्या आर है। अब फिर कथन और कारण दिया गया है। कथन ए में बतलाया गया है बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रशीतित्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करते हैं। कारण आर है अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ए सही है, परंतु आर गलत है। अब अगला प्रश्न है कथन ए, यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाती है। कारण आर है बर्फ एक दुर्बल चालक है। तो इसका सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अब अगला प्रश्न है शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, साथ ही इसकी चौड़ाई क्या होगी, तो इसकी चौड़ाई भी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है नीचे दिए हुए एक धातु गोलक और धातु वलय में चित्रों पर ध्यान दीजिए। पत्ती से बने धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करे तो वह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करे तो क्या होगा, गोलक निकल सकेगा, क्योंकि तापन से प्रसार के कारण वलय का व्यास बढ़ जाएगा। अब अगला प्रश्न है दो धातुएं ए और बी की पट्टियां एक साथ मजबूती से जुड़ी हुई है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। गर्म करने पर ए बी से अधिक फैलती है। यदि इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो यह रूप ग्रहण कर लेगी, तो यह हल्का कर्व हो जाएगी। अब अगला प्रश्न है कथन ए, तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया है। उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। कथन आर है तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। तो इसका सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अब अगला प्रश्न है ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा हो जाता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। अब अगला प्रश्न है यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसका जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, तो यह भी बढ़ती है। अगला प्रश्न है तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। अगला प्रश्न है सही कथन नहीं है कौन सा, तो ये आपका सही कथन नहीं है, इसे मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि अगर पढ़ लूँगा तो आपको ये शायद याद हो जाए और फिर आपका उत्तर गलत लग जाए। अगला प्रश्न है कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन नियंत्रित करता है केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को। अगला प्रश्न है डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन आधारित है, तो इसका उत्तर है वाष्पन शीतलन पर। अगला प्रश्न है कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। अब अगला प्रश्न है गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे, तो इसका उत्तर है कम आर्द्रता तथा अधिक तापमान पर। अगला प्रश्न है जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्या होगा, क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। अगला प्रश्न है जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या होगा, तो क्वथनांक बिंदु बढ़ेगा और हिमांक बिंदु घटेगा। अगला प्रश्न है कथन और कारण। कथन ए में बतलाया गया है ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। क्या कारण है, तो कारण आर बतलाया गया है ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है। तो इसका सही उत्तर है ए व आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। अब अगला प्रश्न है थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर परत लगाई जाती है, तो इसका उत्तर है रजत परत की। अगला प्रश्न है थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक
तरल गर्म या फिर ठंडा रहता है क्योंकि उसमें संचालन, संवहन एवं विकिरण द्वारा ऊष्मा की कोई हानि या फिर प्राप्ति नहीं होती है। अगला प्रश्न है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। अब अगला प्रश्न है कथन ए, जाड़ों में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़ों को वरीयता देते हैं। कारण आर है, सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ए भ्रामक है किंतु आर सत्य है। अब अगला प्रश्न है कथन ए, हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। कारण आर है, हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अब अगला प्रश्न है, पसीने के मुख्य उपयोग है। तो इसका उत्तर है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। अगला प्रश्न है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। अगला प्रश्न है, मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। तो इसका उत्तर है वाष्पीकरण के कारण। अब अगला प्रश्न है, एक विशेष दिन व समय में चूरू में 48 डिग्री सेल्सियस व शिमला में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सेल्सियस व शिमला में 71 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया। दोनों में से वह प्याला जो कमरे के तापमान पर पहले पहुंचा। तो इसका उत्तर है तापांतर समान होने के कारण दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय में पहुंचेंगे। अब अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम। तो इसका उत्तर है उमस वाला होता है। अगला प्रश्न है, शुष्कता दशा संदर्भित है। तो इसका उत्तर है निम्न आर्द्रता से। कथन ए है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घट जाता है। वहीं कारण आर है, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। कथन ए, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। कारण आर है, तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। तो इसका सही उत्तर है ए गलत है परंतु आर सही है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि। तो इसका कारण है अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। अब अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है क्योंकि। तो इसका उत्तर है बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। अगला प्रश्न है कथन ए, प्रेशर कुकर में एवोनाइट का हत्था अर्थात हैंडल लगा होता है। कारण आर है, एवोनाइट मजबूत होता है। तो इसका सही उत्तर है ए व आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अब अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा। तो इसका उत्तर है ऊपर के छेद के क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर। अगला प्रश्न है, किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निर्भर करता है एक, ढक्कन के अस्थिर छेद का क्षेत्रफल से, या फिर ज्वाला का तापमान से, या फिर ढक्कन का भार से। तो इसमें केवल 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पहले घटता है तब बढ़ता है। अगला प्रश्न है, यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है तो क्या होगा। तो जल का आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1 में बतलाया गया है 0 डिग्री सेल्सियस पर ताप तथा 0 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। दूसरा, बर्फ की संलग्न गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्प गुप्त ऊष्मा बराबर होती है। तीसरा में बतलाया गया है वातानुकूलन में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवनित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। इसमें सही कथन कौन सा है? तो केवल 3 इसमें सही कथन है। अगला प्रश्न है पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर वही रहेगा। अगला प्रश्न है साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। अगला प्रश्न है बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाले रातों से अधिक गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। अगला प्रश्न है शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की दर घटा दी जाती है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से क्या होगा? गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। अब अगला प्रश्न है कथन ए ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। कारण आर है ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है सही कथन नहीं है। तो ये आपका सही कथन नहीं है इसलिए मैं इसे नहीं पढ़ूंगा। अगला प्रश्न है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर क्या होगा? आप अंततः अर्थात थोड़ा सा कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। अगला प्रश्न है यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसे पुनः मूल आयतन प्राप्त कर पानी के लिए गर्म किया जाएगा। कब तक? अर्थात 327 सेंटीग्रेड तक। अब है तरंग गति जिसका पहला प्रश्न है रेडियो तरंगों एक्स तरंगों प्रकाश तरंगों तथा ध्वनि तरंगों में से वह जो यांत्रिक तरंग है तो इसका उत्तर है ध्वनि तरंग। अगला प्रश्न है रेडियो तरंग ध्वनि तरंग एक्स किरण और गामा किरण में से अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण तो इसका उत्तर है ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है। अगला प्रश्न है वायु में ध्वनि की तरंग होती है तो इसका उत्तर है अनुदैर्ध्य। अगला प्रश्न है दीर्घ रेडियो तरंगे परावर्तित होती है तो इसका उत्तर है आयन मंडल से। अगला प्रश्न है बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है तो आयनोस्फीयर द्वारा। अगला प्रश्न है रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के स्तरों में से जो स्तर उत्तरदायी है वह है आयन मंडल। अगला प्रश्न है प्रकाश ऊष्मा ध्वनि एवं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में से तरंगे जो शून्य में संचरण नहीं करती तो इसका उत्तर है ध्वनि तरंगे जो है शून्य में संचरण नहीं करती। अगला प्रश्न है कॉस्मिक किरणें क्या है तो यह आवेशित कण है। अब अगला प्रश्न है कॉस्मिक किरणों के संबंध में सही कथन नहीं है तो वे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होते, यह बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है परा उच्च आवृत्ति अर्थात UHF की तरंगें साधारणतः संचालित की जाती है तो इसका उत्तर है अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। अगला प्रश्न है दो उत्तरोत्तर सिंह अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं तो इसके बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है तो इसका उत्तर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है एक्स किरणों को। अगला प्रश्न है एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है रेडियो तरंगे को। अगला प्रश्न है जब
समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित किरण की तरंगदैर्घ्य होती है 10⁻⁷ m। अगला प्रश्न है, रात्रि दृष्टि उपकरणों में प्रयोग किया जाता है अवरक्त तरंगों का। अगला प्रश्न है, गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण और पराध्वनिक तरंग में से विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। तो पराध्वनिक तरंग जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और माइक्रोवेव में से दूरसंचार के लिए उपयुक्त तरंगे हैं माइक्रोवेव। अगला प्रश्न है, माइक्रोवेव में विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है जिसकी सीमा की आवृत्ति कितनी होती है? तो 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक। अगला प्रश्न है, टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल प्राप्त नहीं करते क्योंकि? तो इसका सही कारण है एंटीना छोटे होते हैं, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती है और तीसरा, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दशा को विचलित करती है। अब अगला प्रश्न है, एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का प्रसार होता है? तो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य। अगला प्रश्न है, आंतों के रंगों के निदान में उपयोग किया जाता है एक्स किरणों का। अगला प्रश्न है, सीटी स्कैन करने में प्रयोग लाई जाती है एक्स किरणों के। अब है ध्वनि से संबंधित प्रश्न। माध्यमों क्रमशः 1 जल, दूसरा इस्पात और तीसरा नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल का आरोही क्रम क्या होगा? तो ध्वनिक चाल सबसे अधिक नाइट्रोजन में, उसके बाद जल में और सबसे लास्ट इस्पात में होगा। अर्थात बढ़ते क्रम में तो सबसे कम होगा नाइट्रोजन में, उसके बाद जल में और सबसे अधिक इस्पात में होगा। अगला प्रश्न है, वायु, द्रव्य, धातु तथा निर्वात में से ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो धातु में। अगला प्रश्न है, निर्वात, जल, वायु तथा इस्पात में से ध्वनि का वेग अधिकतम होगा इस्पात में। अगला प्रश्न है, ठोस, द्रव और गैस में ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है किसमें? ठोस में। यहाँ भी दिया गया है VA, VW और VS। ए से एयर, ए से हो गया, VA से वायु, VW से जल और VS से इस्पात में ध्वनि की गति है तो सबसे अधिक होगी VS अर्थात इस्पात में और सबसे कम वायु में। अब अगला प्रश्न है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर ध्वनि की गति हवा, ग्रेनाइट, पानी एवं लोहे में से अधिकतम रहेगी किसमें? तो लोहे में। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है तो निर्वात में। अगला प्रश्न है, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है तो इसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। अगला प्रश्न है, म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। अगला प्रश्न है, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वह लगभग 17 अर्थात 16.5 मीटर। अगला प्रश्न है, ध्वनि के वायु में वेग अनुमानतः है कितना? तो 330 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अगला प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता। अगला प्रश्न है, विकिरण, संवहन तथा चालन में वह जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, विकिरण में माध्यम के लिए आवश्यकता नहीं होती। अब अगला प्रश्न है, इसमें आपका कोई सही नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगा। सही कथन कौन कौन सा है? तो ना एक सही है और ना ही
2। अगला प्रश्न है, प्राश्रव तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है। दूसरा, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती। तीसरा, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता। और चौथा, ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है। अर्थात सभी कथन सही है। अब अगला प्रश्न है, प्राश्रव वे ध्वनियाँ हैं जिसकी आवृत्ति होती है। तो इसका सही उत्तर है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला प्रश्न है, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा कितना है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला प्रश्न है, एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर है सोनोग्राफी में। अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका क्या कारण है। वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको सही कथन बतलाना है। तो इसमें आपका 1, 3 और 4 सही कथन है। तो आइए चलते हैं, इसी को पढ़ते हैं। हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। और प्राश्रव ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अब अगला प्रश्न है, प्राध्वनिक जेट की उड़ान के कारण नुकसान होता है ओजोन परत को। अब अगला प्रश्न है, कथन ए, समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है। कारण आर है, ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। तो इसका सही उत्तर है ए गलत है, परंतु आर सही है। अब अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है आयाम से। अब अगला प्रश्न है, डेसिबल प्रयोग में लाया जाता है वातावरण में ध्वनि की तीव्रता के स्तर को मापने के लिए। अब अगला प्रश्न है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब जो ध्वनि उत्पन्न होती वह है लगभग 30 डेसिबल। अगला प्रश्न है, 100 डेसिबल का रव अर्थात नॉइज का प्रबलता स्तर संगत होगा यंत्र कारखानों के शोर से। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है 45 डेसिबल। अगला प्रश्न है, मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है 85 डेसिबल। अगला प्रश्न है, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है 60 डेसिबल। अगला प्रश्न है, एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़ों की आवाज़ सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई देती है। इसका क्या कारण है। ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक है। अब अगला प्रश्न है, कथन और कारण। इसमें आपका केवल कथन एक सही है, तो केवल इसे पढ़ेंगे। जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है। अब अगला प्रश्न है, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है तो उसने उत्पन्न ध्वनि का भेद किया जाता है केवल ध्वनि गुणता में अंतर के कारण। अगला प्रश्न है, एक विस्तार में ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ से। अब अगला प्रश्न है, कथन ए, अनुरणन विशेषतः बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होता है। कारण आर है, दीवारों, छत एवं धरातल से अपवर्तीय ध्वनि परावर्तन हो सकता है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अब अगला प्रश्न है, इंफ्रारेड एक्स किरणों दृष्टिगोचर प्रकाश तथा रेडियो तरंगों में से तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। तो रेडियो तरंगों की। अब अगला प्रश्न है, एक टीवी सेट को चलाने के लिए टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है
अवरक्त विकिरण एवं रेडियो तरंगों का। अगला प्रश्न है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए जिस विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है वह है अवरक्त विकिरण का। अगला प्रश्न है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होगा? श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है आयाम मॉडुलन द्वारा। अगला प्रश्न है, टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है तो आवृत्ति आरोपण। अगला प्रश्न है, एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है, इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहन तरंगों की आवृत्ति कितना होगा? तो 10 मेगाहर्ट्ज। अगला प्रश्न है, कथन ए, रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती है, कारण आर है रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है। तो ए गलत है परंतु आर सही है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी विद्युत धारा को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।